हेलो गाइस, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, इस टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपने देख लिया है तो आपकी थिंकिंग जो है थोड़ी अपस्किल हो जाएगी। तो पार्ट 1 जरूर देखें अगर आपने कंप्लीट कोर्स देखना है। लेकिन अगर आप इस पर्पस से आए हैं कि सिंपलेक्स मेथड ही पढ़ना है, और ज्यादातर बच्चों के डाउट ये होंगे कि सिंपलेक्स मेथड में जो न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाता है वो प्रोसेस नहीं आता। तो ज्यादातर बच्चों का तो न्यूमेरिकल इश्यू होता है, लेकिन कुछ बच्चों का इश्यू होता है कि जब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें न्यूमेरिकली तो वो सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन जो उसके ऑप्शंस है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये जो सॉल्व करने के लिए पूछा जा रहा है, तो वो सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे आंसर, तो वो रटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का समाधान इस इकलौते वीडियो में होने वाला है। और क्या होने वाला है, इस वीडियो को हम कैसे करने वाले हैं, ये कोर्स क्या है, अगर कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो लास्ट में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या चीज आगे फर्दर प्रोसेस करनी है। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप में से जो बच्चे भी अभी नए ज्वाइन हुए हैं, इस वीडियो से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्लियर कर लें, इंट्रोडक्शन पे जाएं, इस प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा इंट्रोडक्शन पे जाएं, पहले देखें किस विजन से ये कोर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिनको पता है उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है बेसिक, जो इसका मेन जो इसका फोकस है सिंपलेक्स मेथड, लेकिन ये पार्ट 2 है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली टॉपिक का नाम है। कुछ बातें लिखी है आप ही के लिए ताकि थोड़ा ग्रो अप हो जाए आप। देखिए, ग्राफिक मेथड जो है उसे सॉल्व किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग से, जिसके अंदर दो वेरिएबल, कितने वेरिएबल स्टूडेंट्स, दो वेरिएबल जो है वो ही डिस्क्राइब किए जाते हैं, और इसको मैं भी कराने भी वाला हूं। कहता है ऑल्दो ग्राफिक मेथड, कई कहते हैं कि दो वेरिएबल के अलावा 3 वेरिएबल भी होते हैं, तो ऑल्दो ग्राफिक मेथड कैन बी एक्सटेंडेड इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स, 3 डायमेंशन से भी इसके ग्राफ्स बताए जा सकते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, मैंने पॉइंट करके लिखा है, यहां लिखा है सिंस मोर रियलिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व न्यूमेरियस वेरिएबल्स एंड मेनी कॉन्स्टेंट्स। लेकिन जब रियलिस्टिक वे में आप बात करते हो, अगर एक बिजनेस है तो उस बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जिसके प्रॉफिट एंड लॉस का असर उस पार्टिकुलर बिजनेस पर पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो जो बहुत सारे न्यूमेरियस वेरिएबल्स होंगे या कई सारे कांस्टेंट्स जो इक्वेशंस बनेंगी, उसको सॉल्व नहीं कर सकता ग्राफिक मेथड, क्योंकि ग्राफिक मेथड में या तो 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाएंगे आप, या फिर 3 डायमेंशनल बनाएंगे। यहां पर प्रॉब्लम आ गई, कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए? There is a need for method other than the graphic method. अब मैं इसको पहले रब कर देता हूं, लेकिन रब करने से पहले कुछ 2-3 टर्म्स हैं, बेसिकली 4 टर्म्स हैं, उसको बताता हूं। देखो, पहली टर्म जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो टर्म है आपका स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल, अब स्लैक वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा जानेंगे। देखो, ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा है ना कि अगर आपको पूरा टॉपिक सीखना है, कंप्लीट सीखना है, आप इसी पर्पस से यहां आए हैं, आपने मेंबरशिप ली है, आपने सोचा है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसको एक बार समझे, शायद हमें ये टॉपिक अच्छे से आ जाए, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है आपको बेसिक से सारी चीजें कराई जाए। आप में से कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे, कहेंगे यहाँ पे डायरेक्ट आना, उस पर टॉपिक पे और डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखो। तो बेटा, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, मैं 2005 से आज तक बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, प्राइवेट कोचिंग देता हूं, अब ये इंटरेक्शन जो है ऑनलाइन होने लगा है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप अपने तरीके से सोचेंगे, अगर आप एज अ स्टूडेंट सोचेंगे, तो बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या फिर पेपर के टाइम दिन रात पढ़ना पड़ेगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, इरिटेशन आएगी, और तब भी आप एग्जाम में जाएंगे, और जाने के बाद जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप या तो पासिंग मार्क्स से पास होंगे, या फिर थोड़े बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन वो टॉपर्स में नहीं आएंगे, और तुरंत भूल जाएंगे। पेपर देने के बाद आइएगा, आपने पिछली कोई सी भी क्लास पढ़ी है, कोई भी लॉजिकल सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं मैं,
थ्योरिकल सब्जेक्ट तो शायद थोड़ा बहुत याद भी रहे, लॉजिकल तो बिल्कुल याद नहीं रहते, आप लॉजिक से भूल जाते थे क्या कैलकुलेशन थी क्या पता नहीं। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपने पेपर दे दिया है उसमें नंबर आ गए, लेकिन बाद में वो प्रोसेस दोबारा दोहराना पड़ता है क्योंकि याद नहीं है, कारण ये है आप स्टूडेंट की तरह सोचते हैं। मैं अपने बच्चे को ऐसे सिखाता हूं कि वो मेरी तरह सोचे। अगर वो मेरी तरह सोचना चाहता है तो उसे मेरी तरह जानकारी भी सारी चाहिए। यानी कि अगर आप टीचर की तरह सोचना सीख गए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैसा सोचना सीख गए जैसे टीचर सीखता है, तो कोई सी भी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंस मायने नहीं रखती, कोई सा भी पेपर मायने नहीं रखता, आपको क्वेश्चन का समाधान आता है। यही मेरा एक मेन पर्पस है। तो इसलिए आप मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, सुनने के बाद उसे प्रोसेस करिएगा। मेन चीज पर भी मैं आने वाला हूं, लेकिन आप में से अगर आपने अपने प्रोफेसर से क्लासेस ले ली हैं, कुछ चीजों में फंस रहे हैं और आपको डायरेक्टली सिंपलेक्स मेथड का क्वेश्चन करना है, डिस्क्रिप्शन पे चाहिए इसी वीडियो के लिए। इस वीडियो का जो है मैंने टाइम वो दे दिया है, मैं मेंशन कर दूंगा आपके लिए कि स्टार्टिंग नहीं बीच में से इस पार्टिकुलर टाइम से देखिए। इस टाइम से देखेंगे डायरेक्टली सिंपलेक्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा और उसे सॉल्व कैसे करना है डिटेल में बताया है। उसके बाद के क्वेश्चंस भी हैं, लिंक मैंने दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लिंक पर क्लिक करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस बना रखे होंगे। फिर जो जो डाउट्स बच्चे के आते रहते हैं बाय मेल, वो सारा प्रोसेस है, तो उसके थ्रू भी मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, आप भी चाहे तो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन मैं वो डाउट्स ही डालूंगा लिंक में जो डाउट्स मुझे लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वैलिड है। हाँ, आपको सॉल्यूशन में बता दूंगा, डायरेक्टली भी बता दूंगा। ओके, तो अभी फिलहाल हम बेसिक टर्म्स समझते हैं। तो यहां पर अब हम समझेंगे स्लैक वेरिएबल को विद एग्जांपल। देखिए, अगर मैं स्लैक वेरिएबल समझाऊं तो क्या होता है। एक ऐसा वेरिएबल जो कांस्टेंट्स हैं, जो इक्वेशंस आप बनाते हैं, इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाते हैं, उसमें ऐड करने से, एक ऐसा वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने से इक्वेट कर दे किसी भी इनइक्वालिटी को, उसे हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि यार ये है क्या चीज, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझें, कनेक्ट कैसे करें। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक कंपनी है और उस कंपनी में दो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एक को नाम दे देते हैं ए, एक को नाम दे देते हैं बी। आप इसे और रियलिस्टिक करना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट का नाम भी रख दो। आप एक को कह दो कि पेन बनाया जाता है और दूसरे को कह दीजिए कि बुक बनाई जाती है ना, नंबर ऑफ पेन बनाए जाते हैं और नंबर ऑफ बुक बनाई जाती है। इसको देख लेते हैं कि अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ एक्स, तो नंबर ऑफ पेन जो है, नंबर ऑफ पेन सॉरी नॉट एक्स, नंबर ऑफ पेन को मैं मान लेता हूं x1 और नंबर ऑफ बुक को मैं मान लेता हूं x2। यानी कि अगर 4 बुक बनाई तो x1 की वैल्यू 4 हो गई, 5 बुक बनाई तो x1 की वैल्यू 5 हो गई। 4 बुक x1 x2, ठीक है ना। अगर 5 बुक बनाई है तो x2 की वैल्यू 5 हो गई। अगर पेन 4 बनाए गए हैं तो x1 की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि x1 की वैल्यू 4 हो गई जब 4 पेन प्रोड्यूस हुए, x2 की वैल्यू 5 हो गई जब 5 बुक्स प्रोड्यूस हुई। सिंपल है, क्लियर है। अगर मैं कहूं कि उसके पास अवेलेबल टाइम कितना है ना, टोटल अवेलेबल टाइम, और मान लेते हैं कि उसके पास अवेलेबल टाइम है एट मोस्ट 40 आवर्स, उसके पास ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे का टाइम है। यानी कि वो वर्क जो किया जाएगा जिस पर ये दोनों आइटम्स बनाए जाएंगे 40 घंटे ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने एक एजम्पशंस लिया और उस एजम्पशंस को मैं यहां पर लिख रहा हूं सबको कि पेन बनाने में, मान लीजिए पेन बनाने में लगते हैं 2 घंटे, 2 आवर्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ पेन, एक पेन को बनाने में। और ऐसी मान लेते हैं बुक बनाने में लग जाता है 1 घंटा, 1 आवर टू प्रोड्यूस 1 बुक। एक बुक को प्रोड्यूस या बाइंड या कैसे भी असेंबल करने में 1 घंटा लगता है और पेन को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। तो एक सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बना, इसे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कहते हैं। और ये बना हमारे पास, जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2x1 प्लस 1x2, और 1 लिखते नहीं है तो x2 लिख देता हूं। यानी कि ये एक इक्वेशन बनी कि 2 घंटे लग रहे हैं एक को बनाने में, जितने भी पेन होंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इतने घंटे आ जाएंगे। ऐसी एक बुक को बनाने में 1 घंटा लगता है, जितनी भी बुक बनेगी मल्टीप्लाई करा देंगे
तो आ जाएगा टाइम कितना लगा, टोटल मिला के हमारे पास टाइम कितना है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे, यानी कि लेस देन इक्वल टू 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका जो भी कैलकुलेशन आए वो 40 से कम कम ही रहे, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर मैं इसको एक इस तरीके से देखूं कि अगर x1 की जगह पर 10 लिख देता हूं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 10 पेन प्रोड्यूस किए गए। तो x2 की जगह पर अगर मैं 20 लिख दूं, 20 बुक प्रोड्यूस की गई, यानी कि 10 पेन बनाए गए और 20 किताबें बनाई गई। तो समय कितना लगा, 10 गुणा में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये जाएगा 20, और 20 तो यहाँ है, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 40। अगर 10 पेन और 20 किताबें बनेंगी तो यहां पर स्लैक वेरिएबल 0 होगा। क्या होगा, 0। लेकिन अगर मान लीजिए ये 20 की जगह पर मैंने कहा कि 15 किताबें बनी, अब समय कितना लगा, एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में कितना समय लगा, 10 घंटे ये लग गए और 15 घंटे ये लग गए, दोनों मिला के देखा जाए तो 10 नहीं, सॉरी ये हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 घंटे ये लग गए, 15 घंटे ये लग गए, तो टोटल मिला के हो गए 35 आवर्स। स्टूडेंट्स 35 घंटे यूज हो चुके हैं, लेकिन हर रोज के हिसाब से अभी भी 5 घंटे 5 आवर्स ये रिमेनिंग है, अनयूज है, ये फ्री में बर्बाद हो रहे हैं। तो एक कंपनी तो चाहेगी ना अपना सारा का सारा यूटिलाइज करना, तो इन 5 घंटे की जगह पर हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एस फॉर स्लैक वेरिएबल। अगर दो कांस्टेंट्स हैं, जैसे एक ही कांस्टेंट था, अगर इसकी जगह 2 इक्वेशंस होती तो उस समय हम इसे S1 बोल देते बराबर 5, एंड दिस इज द स्लैक वेरिएबल। तो मेरे हिसाब से स्लैक वेरिएबल समझ में आया। जब यहां पर किसी चीज की कमी होती है वो 0 भी हो सकता है, जब कमी ना रहे इक्वल आ जाए, और अगर वो कम है तो उसमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। इसे कहते हैं अनयूज्ड कैपेसिटी। अगर यूज नहीं की गई है, वो कैपेसिटी अभी रह गई है, तो उसके लिए हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी की तरह एक दूसरा नाम भी पढ़ेंगे आप, मैं यही लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं दूसरा नाम, और दूसरा नाम जो होगा वो है स्लैक वेरिएबल के साथ साथ आता है सरप्लस वेरिएबल। अब सरप्लस वेरिएबल क्या आ गया भाई, सिंपल सी बात है, स्लैक वेरिएबल का उल्टा। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि स्लैक वेरिएबल होता है जब लेफ्ट हैंड साइड में किसी को घटाते हैं, जैसे इसको अगर मुझे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, यहां लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, ऐसे इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। इस केस में आप लिखेंगे 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 40, यानी कि ऐसे करके हम इक्वेशन इक्वल कर देते हैं। याद रखिएगा ये सिंप्लेक्स मेथड में मैं बताने वाला हूं, वहां इतना डिटेल में समझाऊंगा नहीं, डायरेक्टली कह दूंगा इंट्रोड्यूस होता है, आपको भी ये चीजें पता लग जाएंगी। अभी भी इस बीच में भी अगर आप में से कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं, आप बेफिक्र रहे, आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, डायरेक्ट इसी वीडियो के अंदर सिंप्लेक्स मेथड का जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है उसमें ये सारे इंट्रोडक्शन ये डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, डायरेक्ट इसके बाद ही किया जाएगा, तो वो समझाया है बच्चे। तो हर किसी के लिए हर कुछ है, आपको बोर होने की जरूरत नहीं। अगर आपको आता है, अगर नहीं आता है तो सीखो, एक बार देख लो। देखने में बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं एक बार देख लो, इस नजरिए को भी देख लो। कई बच्चों को ये भी नहीं पता, ठीक है। तो आपको स्लैक वेरिएबल जैसे पता लगा, ऐसे ही सरप्लस वेरिएबल की बात करते हैं। सेम चीज, जो कांस्टेंट है आपके सामने, उसके लेफ्ट वाले साइड में अगर कुछ घटाना होता है, जोड़ना होता है तो स्लैक वेरिएबल, घटाना होता है तो सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। ऐसे दिखाते हैं S1 S2, ऐसे दिखाते हैं, कई A1 A2 करके भी दिखा देते हैं। चलो ठीक है, दिखाएं कैसे भी। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, अगर मैं पूछूं कि किस एग्जांपल में ऐसा होता है, तो सपोज कर लीजिए एक फार्मर को ले लेते हैं, है ना, एक किसान को ले लेते हैं। एक किसान है जिसके खेत में, जो खेती होती है उस खेत में पानी डालना है उसे, और उसे हर रोज 100 लीटर पानी डालना है। मान लेते हैं कितना डालना है, एटलीस्ट बोला जाएगा यहां पर 100 लीटर पानी। वाटर कितना है, कम से कम 100 लीटर। भाई 100 लीटर से ज्यादा भी पानी डाल देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर 150 लीटर पानी डल गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, अगर 101 लीटर पानी डल गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए वहां एटलीस्ट, कम से कम इतना।
यहां पर एटमोस्ट है, एटमोस्ट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इतना ही समय है, इससे ज्यादा 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ऐसे तो इंफिनिटी तक काम ही करते रहो, 24 घंटे काम करो, नहीं, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम है आपके पास किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, कम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ही इससे कम पानी दोगे तो वो खेत खराब हो जाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ा सा दे सकते हो, चल जाए। मैंने कहा इसको पानी देने के लिए 2 सोर्सेज हैं। एक को मान लेते हैं कि ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, ये मान लेता हूं, उसको x1 मान लेता हूं, कितना लीटर पानी आया, ट्यूबवेल, T फॉर ट्यूबवेल लिख लेता हूं, T, ठीक है, ट्यूबवेल से पानी आया। दूसरा लिखा मैंने कि कैनाल से पानी आया, और कैनाल से पानी आया उससे x2, कितना लीटर पानी आया, x2 लीटर पानी आया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2, और ये एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यानी कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 100 लीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर x1 और x2 को मिला के 100 लीटर होता है, जैसे इससे 60 लीटर पानी लिया और इससे ले लिया हमने 40 लीटर पानी, तो यहां पर सरप्लस वेरिएबल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इससे 60 लीटर पानी आया, इससे 30 लीटर पानी आया, या फिर 30 नहीं, इससे 60 लीटर पानी आया और इससे आया आपके सामने, मैं दूसरी कंडीशन बना देता हूं आपके सामने, पहले से 60 लीटर आया प्लस दूसरे से 70 लीटर आया, तो कितना पानी आ गया भाई, यहां पर पानी कितना हुआ, 60 और 70 जोड़ेंगे तो 130 लीटर हो गया। कितना हो गया, अगर इसको जोड़ेंगे तो 130 लीटर पानी हो गया। अब 130 लीटर पानी हो गया, हमारे खेत के लिए चाहिए था हमें एटलीस्ट कम से कम 100 लीटर। 30 लीटर पानी तो फालतू में आ रहा है, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो हम यहां पर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे इसको, मैं यही बना देता हूं, देखो ये यहां बना लेता हूं, इस इक्वेशन को बनाएंगे x1 प्लस x2 और माइनस s1, स्लैक वेरिएबल माइनस 30 लीटर माइनस कर देंगे और इक्वेट कर देंगे 100। ये मैक्सिमम कंडीशन में चलता है और ये मिनिमम कंडीशन में इक्वेशंस बनती है। तो आपको 2 बेसिक नाम, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल पता लगे। प्रैक्टिकल जो इसकी एप्लीकेशंस होती है उसको थोड़ा मैंने बताने की कोशिश करी, जगह भी कम थी और मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा। लेकिन अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। पहला बेसिक सॉल्यूशन, दूसरा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इन दोनों डिफरेंस को बताने के लिए मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। उस क्वेश्चन में एलपीपी भी हो जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, और कैसे एलपीपी से सिंपलेक्स मेथड में शिफ्ट करेंगे और सिंपलेक्स मेथड कर पाएंगे वो भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, 2 चीजें बताना है, एक बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन, और एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये 2 चीजें मुझे बतानी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग का है। अभी भी मैं सिंपलेक्स नहीं करा रहा, इसके बाद मैं सिंपलेक्स कराऊंगा। तो पहले इसे रब कर देता हूं, देन उसके बाद वो क्वेश्चन नोट करें। आपको कुछ करना है तो इसे क्लिक कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है जो सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखा है x प्लस y लेस देन इक्वल टू 40 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 60। अब इन दोनों को कैसे करते हैं सॉल्व और क्या है प्रोसेस उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। तो हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, तो यहां लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस s1 इक्वल टू 40, यहां लिखेंगे x प्लस 2y प्लस s2 इज इक्वल टू 60। और एक बात है यहां पर x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही, 0 से बड़ा लेना है। x और y की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, आपको आएगी क्या वो बाद का काम है, लेनी 0 से बड़ी। अब हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 1 2 यानी x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, s1 एक वेरिएबल है और s2 एक वेरिएबल है। 4 वेरिएबल। अब 4 वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो एक इसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं बता देता हूं आपको। उस प्रोसेस के अंदर आप टेबल बना लीजिए, है ना, यही बना देता हूं वो टेबल, तो मैं यहां बन जाएगी। तो टेबल बना लीजिए, उस टेबल में सारी पॉसिबल कंडीशंस लिख लीजिए, है ना।
और देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखिए नॉन बेसिक सॉल्यूशन, नॉन बेसिक सॉल्यूशन, और फिर लिख लेते हैं हम बेसिक सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर कुछ चीजें एज्यूम करनी होंगी, जैसे कि मैंने एज्यूम कर लिया कि दो वेरिएबल एक ही समय पर जीरो है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। वो दो वेरिएबल जो होंगे वही नॉन बेसिक सॉल्यूशंस होंगे जो कि जीरो करने वाले हैं। दो वेरिएबल, चार वेरिएबल है एक्स वाई s1 s2 में से दो जो है वो वेरिएबल जीरो है। तो मैंने मान लिया कि यहां पर कौन कौन जीरो होंगे, पहले एक्स और वाई को जीरो ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, दो वेरिएबल जीरो है। अगर x भी जीरो है और y भी जीरो है तो कंडीशन क्या बनेगी, तो देखो पहले में रखते हैं, x की जगह जीरो रखिए, y की जगह जीरो रखिए, ये पूरा हट गया। तो s1 की वैल्यू कितनी बनी, ये बनी 40। x की जगह जीरो रखिए, y की जगह जीरो रखिए, ये हट गया। तो क्या बचा, s2 की वैल्यू कितनी बन गई, s2 की वैल्यू हो गई 60। ध्यान से समझते जाना, ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस बनाया मैंने इसे, है ना। इस केस का नामकरण कर देते हैं, या इसको ऐसा करते हैं a लिख देते हैं, a नाम दे देते हैं, ठीक है। एबीसीडी से पॉइंट दिखाते हैं ना, पॉइंट का नाम देते हैं ए। दूसरा पॉइंट बनाते हैं बी। अब की बार क्या करना चाहते हैं हम, अब की बार x की वैल्यू जीरो रखते हैं और y की जगह तो जीरो रख चुके हैं, तो हम अब की बार s1 की वैल्यू जीरो रखते हैं। x की वैल्यू जीरो और s1 की वैल्यू जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो और s1 की वैल्यू जीरो होगी तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, चेक करते हैं। ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। अगर ये दोनों के दोनों जीरो है तो क्या आएगा बेटा, y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 40। तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 40। अच्छा जी, ये तो जीरो है, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू अभी भी निकाली आपने 40। देखो यहां पर 40 रखिए, 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। अगर यहां पर 80 होता है, 80 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 80 आएगा, माइनस का 80 आएगा तो मतलब घटाएंगे तो s2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20। ओके, तीसरा केस चलते हैं। तीसरा केस है सी वाला केस। सी में क्या होगा, अब की बार x की वैल्यू जीरो थी, y की जीरो थी, x s1 था, अब x और s2 ले लेते हैं। x बराबर जीरो, s2 बराबर जीरो। समझ में आ रहा है कि अगर ये रूट से नहीं चलोगे तो सिंपलेक्स मेथड समझ में नहीं आएगा। ये सिंपलेक्स मेथड नहीं है, ये आपको सिर्फ एक आइडिया दिया जा रहा है। इसके टाइप का क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा, पहले इसे समझिए। ओके, इसी से सिंपलेक्स मेथड बनाए। x की वैल्यू जीरो, यानी कि यहां जीरो है और यहां जीरो है, ठीक है। s2 की वैल्यू जीरो, s2 मतलब ये जीरो है, तो अगर ये भी जीरो ये भी जीरो, देखो मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये जीरो हटाई दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 30 आएगी, ठीक है। ये दोनों से सॉल्व करने से y 30 आएगा, y उठा के यहां रख देंगे 30, ये तो जीरो है ही, y की वैल्यू 30 रख देंगे, 30 उधर जाएगा तो s1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10, s1 की वैल्यू 10। ये c हो गया। ए बी सी के बाद डी पे चलते हैं। डी पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो जीरो हो गई, अब y की जीरो लेके चलते हैं, y की जीरो वैल्यू लेते हैं और s1 की वैल्यू जीरो लेते हैं। सारी पॉसिबल कंडीशन कैसे बनाई जाएगी, ये बेसिक सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में डिफरेंस बताने का तरीका है। तो बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकला, फिजिबल कैसे निकलेगा वो भी बताऊंगा। अभी उसके बाद आपने जब ये सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या मिला आपको, y जीरो, ये रहा y, ये रहा y और ये रहा s1, दोनों जीरो, तो x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू 40 आ गई। ये तो आपके पास y की वैल्यू तो जीरो है, ये 40 आ गया, 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 जाएगा, s2 की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। ए बी सी डी ई के पास चलते हैं। ई में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जीरो एंड s2 इज इक्वल टू जीरो, y भी जीरो s2 भी जीरो, तो x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60। अगर ये दोनों की वैल्यू से x की वैल्यू आ गई, x यहां पर 60 रख दीजिए, ये तो जीरो है ही पहले से ही, तो 60 उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 60, यानी कि माइनस का 60 होगा तो माइनस का 20 आएगा ना, s1 की वैल्यू माइनस का 20, ठीक है जी। इधर कर लेते हैं, एक लास्ट पॉइंट और बनता है f, सारे पॉसिबल पॉइंट्स बनाने। लास्ट पॉइंट है s1 इक्वल टू जीरो एंड s2 इक्वल टू जीरो, यानी कि फुल कैपेसिटी से यूज हुआ है और दोनों के दोनों जीरो के बराबर है। तो दोनों जीरो हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों जीरो हो गए। अगर ये दोनों के दोनों जीरो हो गए तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे,
इनको सॉल्व ऐसे करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, कट गया, इसमें से घटाएंगे y, इसमें से घटाएंगे, तो y की वैल्यू 20 आ गई, y बराबर 20, y बराबर 20 आ गया, उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू भी 20 आ गई। देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने टोटल कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस बने हैं। एक बार दोनों x y 0, एक बार x s1 x s2 y s1 y s2 और s1 s2, सारे केस मैंने जीरो लिए, 2 केस जीरो लिए, 4 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल का आंसर आया। गौर से देखेंगे, एक इसको देखिए b को, और एक इसको देखिए e को, बाकी को छोड़िए, इनको देखिए, क्या इन दोनों में नेगेटिव में आंसर आ रहा है? कोई भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव हो सकता था, यहां भी x भी नेगेटिव, y भी, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। क्या इन दोनों में नेगेटिव में आंसर आ रहा है? अगर ये दोनों में नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो ये बेसिक फिजिबल रीजन सॉल्यूशन नहीं है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये नहीं है। कौन कौन से हो गए? तो यहां बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ, सारे बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? ए सी डी एफ। आप कहोगे सर ये तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया आपने, है ना, तरीका था। अब इसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। लीनियर ग्राफ की बात करते हैं तो कैसे बनाया था आपने लीनियर ग्राफ? x प्लस का y, ये वाले ग्राफ की बात हो रही है, x प्लस y और लेस देन इक्वल टू 10 था, फिर x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 60 था। ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं आप x और y, और यहाँ पर x की जगह 0 तो y की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो 10 आएगा, और y की जगह 0 तो ये 10 आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी बनाएंगे तो x 0 और y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30, और y 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना, 0 हो गया तो 60। एक ग्राफ बना लेते हैं, सिंपल ग्राफ बनाएंगे जैसे कि लीनियर में आपने सीखा है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ये आपका एक ग्राफ बन गया। दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 30, 10 20 30, और y की वैल्यू x की वैल्यू 60, 10 20 30 40 50 60 और 0, ये दूसरा ग्राफ बन गया। लेकिन ये तो कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा तो कुछ गड़बड़ करिए। गड़बड़ ये करी है कि x प्लस वाई बराबर 40 था, यहां पर गड़बड़ कर दीजिए, x की वैल्यू 40 कर दो, यहां पर भी 40 कर दो, यानी कि ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि कटना चाहिए। कटना क्यों चाहिए? क्योंकि ये कह रहा है कटना है, x और y की वैल्यू आ रही है, देखो दोनों वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, तो ये सही कर लिया हमने। ये है आपके सामने 10 20 30 और ये है 40, है ना, ऐसे 10 20 30 और ये है 40। तो यहां पर मैंने ग्राफ बना दिया दूसरा वाला, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के दोनों अगर टेस्टिंग पॉइंट देखोगे, आपने लीनियर वाला नहीं पढ़ा तो बताया था, वो टेस्टिंग पॉइंट होता है जो लाइन पे नहीं होता है। लीनियर पढ़ के आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, तो लाइन पर नहीं होता है, लेकिन 0 0 पर टेस्टिंग पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 आएगा। 0 छोटा होता है 40 से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा, और ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा, क्योंकि लेस देन है। देखो 0 0 रखेंगे, 0 छोटा ही होता है 60 से बाहर। नहीं समझ में आ रहा? लीनियर पढ़ के आओ, फिर भी मैं लिख देता हूं क्योंकि कोई बच्चे नहीं पढ़ के आएंगे इतनी सी बात के लिए। तो टेस्टिंग पॉइंट 0 0 है, उठा के यहां रखिए, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 40, 0 छोटा होता है 40 से, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। यहां रखिए 0 प्लस का 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 छोटा होता है 60 से, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और दोनों ट्रू है तो ट्रू है, ओरिजिन की तरफ जाएंगे। फॉल्स लिखा होता तो ओरिजिन से अपोजिट जाता। यहां पर कॉमन एरिया शेड कर देंगे, और कॉमन एरिया जो शेड किया है इसको बोलते हैं बेसिक, या फिर बेसिक नहीं, फिजिबल रीजन, इसे बोलते हैं पूरे को फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, ठीक है, ये फिजिबल रीजन है जो कवर हुआ है। अब इसमें पॉइंट्स रखते हैं बेटा। पॉइंट्स क्या रखेंगे? देखो x0 y0 क्या फिजिबल रीजन का एक पार्ट है? x0 y0, यस। देखो ये ए पॉइंट। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? x0 y40। देखो s1 s2 का ग्राफ नहीं है, ये x y का ग्राफ है, याद रखना। ये x एक्सिस ही होता है। कहीं सोचे बच्चे कि ये तो हमने नया कुछ बना दिया, 4 वेरिएबल का ग्राफ थोड़ी, 2 वेरिएबल का भैया। s1 s2 तो स्लैक वेरिएबल है ना, स्लैक वेरिएबल हटाओ। x देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 है ना, y की वैल्यू 40, 40 तो यहां मिलेगा ऊपर। दूसरा पॉइंट है b,
तीसरा पॉइंट सी, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 30, ये पॉइंट हो गया सी। चौथा पॉइंट हो गया डी, x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 40 और 0, ये हो गया डी। ई पॉइंट की बात कर लेते हैं, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0, ये रहा 60 एंड 0। और लास्ट में बात करते हैं एफ पॉइंट की, तो एफ पॉइंट ये रहा, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 20, यानी कि एफ पॉइंट। गौर से देखिएगा, बेसिक सॉल्यूशन जो मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला आपसे अभी, जिसके बारे में मैंने एग्जांपल दिया था, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। सिंप्लेक्स में इसके बारे में पूछेगा, तो बेसिक सॉल्यूशन होता है जिससे ये सारा कुछ बनी, जिससे सारी कंडीशंस बनी, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ ऑल आर कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बस यही आपसे पूछा जाएगा। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा ए, बी को छोड़ दीजिए सी, फिर डी, फिर ई को छोड़ दीजिए, ई था, ई को छोड़ दीजिए एफ। तो यहां पर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, पेपर में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ बी एस भी बोला जाता है, ये बी एफ एस, BFS या फिर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो आपसे पूछेगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यस, सारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये सारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ऑप्टिमम मतलब ये जो पार्ट मैक्सिमम और मिनिमम कर रहा है, जो मैक्सिमम और मिनिमम करता है उसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। तो वो सारे बेसिक सॉल्यूशन को ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी कहते हैं। ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन वो सारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। इस पर क्वेश्चन आएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको समझ में आया, जो कवर कर रहा है फिजिबल रीजन को, जो कवर कर रहा है, कवर्ड एरिया है, वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, और सारे सॉल्यूशन बनेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें पता लगी, चार नाम आपको पता लगे। एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होने वाले हैं मैक्सिमम कंडीशन में, एक सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होने वाला है जो माइनस करता है मिनिमम कंडीशन में, एक बेसिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब चलते हैं सिंप्लेक्स मेथड के उस क्वेश्चन पे जो डायरेक्टली आपको सिखाएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकली से सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए, अब हम सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन पर आगे। इसे रब कर देता हूं, कुछ कॉपी करना है या क्लिक करना है तो आप कर लीजिए। इसे रब करने के बाद मैं सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन करूंगा। अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन यानी इसी वीडियो का स्टार्टिंग वाला सेक्शन नहीं देखा है, जिन्होंने यहीं से शुरू किया है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व होता है बताया जाएगा। इसके बाद टाइप्स आएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन पे होंगे। ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखानी है, तसल्ली से देखना है। ज्यादा बहुत लेंथी वीडियो नहीं हो जाएगा कि आप बिल्कुल देख ही नहीं पाएंगे 3-4 दिन में भी, ठीक है ना। बहुत आसान से समझ में आएगा, जितना भी लेंथी होगा वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं जो भी बताऊंगा उसको पहले देखना है, करना कुछ भी नहीं है। फिर चाहे तो जब मैं प्रैक्टिस दूंगा क्वेश्चन करने की तो उसे दोबारा में देखें, दोबारा दूसरी बार देखना पड़ेगा, देन करना पड़ेगा। फिर जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को क्लिक करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है। मैं उसे बताऊंगा कि पहले खुद से सॉल्व करना है, देन उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर मेरे को फॉलो करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं 2 या 3 क्वेश्चन आप मेरे जैसे तरीके से कर लीजिए। जैसे अभी मैं ये बता रहा हूं, आपको देखना है, करना नहीं है। फिर दोबारा यही क्वेश्चन देखना है और खुद करना है। जहां अटकोगे खुद पता लग जाए। कई बच्चे एक ही बार में पिक कर जाएंगे, कई थोड़ा अटकेंगे तो निकल जाएंगे। एक बार निकल गए, इस वीडियो की क्या किसी की जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। तो ये बात याद करिएगा, पहले देखिए। देखो, सीखना भी जरूरी है कि करना कैसे, तो पहले देखिए क्या कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मैक्सिमाइज। आपने बहुत बार क्वेश्चन भी देखा होगा, नहीं देखा है, नए हैं तो आप देख लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखे हैं, x और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहला स्टेप अगर मैं बोलूं स्टेप 1, तो वो ये होगा कि इंट्रोड्यूसिंग, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। और कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस S1 इक्वल टू 20। इसमें लिखेंगे आप x प्लस 2y
प्लस S2 इक्वल टू 35 और इसमें लिखेंगे आप x माइनस 3y प्लस S3 इक्वल टू 12। ओके, इसके बाद इसमें क्या इंट्रोडक्शन होगा भाई, ये तो पहले से ही बराबर है, ये देखो लेस देन था तो S1 S2 S3 जोड़ दिया, ये पहले से ही बराबर है तो इसमें लिखेंगे 4x प्लस 5y प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि S1 S2 S3 कुछ भी होंगे, अगर उनकी 0 से मल्टीप्लाई आ जाएगी तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, बराबर का बराबर ही रहेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक, इसको कन्वर्ट करना। अब उसके बाद आप लिखोगे कि इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे दूसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप होगा इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। और इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, दोनों को 0 0 लेंगे। देखो कोई भी ग्राफ जो आप बनाएंगे तो उसमें 0 0 तो होना लाजमी है ना, 0 0 होगा, ओरिजिन होगा, तो 0 0 इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन लिया जाता है। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां पर रखेंगे तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 और S3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, x1 x2 पता, x और y पता लग गया है और S1 S2 S3 पता लग गया। अब बनाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टेबल। बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहां पर बनाने वाला हूं वो टेबल, जिसके लिए बच्चे परेशान हो जाते हैं, बुक्स में प्रिंट होगा तो समझ नहीं आता है, ऊटपटांग सा लिखा हुआ दिखता है लेकिन लिखा बहुत प्रॉपर होता है बुक्स में। कई बच्चे सैंपल पेपर्स वगैरह में देख लेते हैं, सॉल्यूशन समझ नहीं आता, खुद का टिकड़ा। कई स्टूडेंट्स जो पढ़ के आए हैं कहीं से बताते हैं, कई सारे अब तो यूट्यूब्स वगैरह में भी हैं, उससे शायद पूरी नॉलेज मिल जाती हो। मैंने देखा नहीं कि उन्होंने किस डिटेल में समझाया है ना। तो जो भी तरीके या ट्रिक्स होंगी वो सारी यहाँ खत्म हो जाती है आके, ये खत्म है, यहाँ आप लास्ट हो चुके हैं, अब इसे सीख जाएंगे काम खत्म हो जाएगा, है ना। चीजें सीखनी है, कहीं से भी सीखे, सोर्स कोई भी हो। तो देखिए अभी यहां पर करना क्या है, सबसे पहले लिखना है आपको CJ, ऐसे करके एक कॉलम बनाना है और एक टेबल बना लिया, तो टेबल के तरीके से लाइनें भी खींचनी पड़ेंगी, मैंने खींच ली। ओके, दोनों तरफ CJ लिख दिया। उसके बाद यहां लिखिए बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद आप लिख दीजिए यहां पर वेरिएबल, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। और बेसिक सॉल्यूशन में वैल्यूज लिखना शुरू कर दीजिए, जो सॉल्यूशन में वैल्यूज हैं हमारे पास, यहां पर वैल्यूज हैं, कौन कौन सी सॉल्यूशन में वैल्यूज हैं, एक तो ये है आपके पास x, y, s1, s2, s3 और लास्ट में एक कॉलम बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेशो। ठीक है ना। x y की वैल्यू कैसे बनेगी हमारे पास, यहां से बनेगी वैल्यूज, ये वैल्यू बनेगी 4 5, x के साथ जो कॉफिशिएंट है वहां लिखेंगे 4, यहां 5 और ये है 0 0 0। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास इस तरफ से, ये CJ हो गया। ठीक है, यहां पर लिख देंगे आप बेसिक सॉल्यूशन और यहां पर आ गया आपके सामने ये जो वैल्यू है, यानी कि इसका जो पार्ट था वैल्यूज का। तो इस कॉलम का नाम हम रख सकते हैं बेसिक वेरिएबल रख देते हैं, यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब क्या करने वाले हैं, यहां पर तो हम लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन से पहले 0 0 0। ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे S1 S2 S3। ओके, तो ये सॉल्यूशन ना लिख के ना इसे वेरिएबल लिख लीजिए, वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल्स है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या आएगा जी, अब सॉल्यूशन में आएगी ये वैल्यू 20 35 20, इसका ही लेंगे 20 35 और 20, यहां लिखेंगे 20 35 और 20, ये वैल्यू लिख दिएगा ना। देखो ये वाली S1 की वैल्यू 20, S2 की वैल्यू 35, S3 की वैल्यू 12 थी, 20 कैसे हो गया, ये 12 हो गया भैया, 12 है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर लिखने हैं कॉफिशिएंट्स। कैसे लिखने हैं ध्यान से समझिएगा, पहले इसे सजा लेते हैं। यहां पर कॉफिशिएंट्स क्या है, पहली इक्वेशन देखिए, x के साथ क्या लिखा है, कॉफिशिएंट कहते हैं x के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहां x वाले कॉलम में यहां पर लिखेंगे 1। y के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। S1 जो है, S1 यहां याद रखिएगा, S1 की वैल्यू जो उसके साथ में क्या लिखा है 1, और S2 और S3 तो यहां है ही नहीं, तो इसका मतलब वो दोनों 0।
दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। x के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। बहुत अच्छे से समझना, मैं एक चीज डिटेल में बताऊंगा, रिपीट कर करके बताऊंगा, एक ही में सिखाना है मुझे। y के साथ क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ y 2, कोफिशिएंट ऑफ s2 वो दे रखा है 1, क्योंकि कुछ नहीं है 1 माना जाएगा। तो अब यहां पर s2 तो है, s1 और s3 नहीं है, जो नहीं है s1 नहीं है, s3 नहीं है, 0 और ये 1 है। ऐसे यहां पर x का कोफिशिएंट 1, यहां -3 और वो 1, तो 1 -3 और 1, और लास्ट में सॉरी ये तो हो गया, गलती हो गई, ये s3 की वैल्यू 1 है, ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, ये 1। ठीक है, बात समझ में आती है, सिंपल टेबल बन गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है यहां पर ZJ, IJ करके दिखाया, ZJ रिप्रेजेंटेशन है ये, है ना, ये IJ है और ये इस तरफ का ZJ है। कैसे निकलता है ZJ, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में होती है। ध्यान से समझा रहा हूं, आप एक एक चीज को गौर से देखिए, नजर नहीं हटाइएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 0 आएगा। मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 0 0 0, फिर इन 0 0 0 को जोड़ना है, आंसर कितना आएगा 0। हर बार करना है, ध्यान रखना। फिर से रिपीट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर जोड़ेंगे आंसर तो आएगा 0। इन तीनों की इन तीनों में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया जोड़ दिया, इन तीनों की इन तीनों में मल्टीप्लाई करके आंसर आया जोड़ दिया। तो पहला तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि यह हमेशा 0 होने वाला है। पहला पॉइंट, पहली लाइन जो है वो तो हमेशा 0 आएगी। अब दूसरे पर चलते हैं, CJ - ZJ, ये क्या कहता है, ये कहता है CJ का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा, इसमें से इसे हटाना है। हर बार ऐसे ही करना होगा, 4 में से 0 घटाएंगे आंसर आएगा 4, 5 में से 0 घटाएंगे आंसर आएगा 5, 0 में से 0 घटाएंगे आंसर आएगा 0, 0 में से 0 घटाएंगे आंसर आएगा 0, और यहां पर भी आएगा 0। यहां पर इस वाले में देखना है आपको सिर्फ CJ ZJ, इसके बारे में बहुत थ्योरी बता रखी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। इसमें देखना है, इस कॉलम में देखना है बस, और सब भूल जाओ। जो सबसे बड़ी संख्या है उस रो को ले लेंगे, कॉलम ऐसे लेंगे, कॉलम क्या, जो सबसे बड़ी संख्या है उस कॉलम को ले लेंगे आप। तो सबसे बड़ी संख्या 5 दिख रही है, इन दोनों में और भी हो सकती थी, तो 5 दिख रही है, तो आप इसको ऐसे करके कवर कर लीजिए। ये लो जी, मैंने कर दिया कवर, आपके समझने के लिए मैंने कवर कर दिया कि ये वाला लेना है। ठीक है, समझ में आता है। ठीक है, अब क्या करना है, ये ले लिया मैंने, अब मेरे को क्या करना है, अंडरलाइन खींच देनी है, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, रेशो निकालनी है। कैसे निकालनी है, ये सॉल्यूशन है ना, 20 डिवाइड बाय 1 यानी कि 20 डिवाइड बाय 1, आंसर 20। 35 डिवाइड बाय 2, 35 डिवाइड बाय 2, आंसर तो यही रहेगा। 12 डिवाइड बाय -3, -3 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं लिखेंगे, माइनस से डिवाइड करना नहीं लिखा जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं लिखने को ऐसे डैश कर दिया, खाली है। तो दो आंसर आए, एक आया 20 और एक आया 17.5, दो आंसर आ गए। छोटा कौन है, रेशो में छोटा लेना है, CI और ZJ में बड़ी संख्या लेनी है। यहां बड़ी मैक्सिमम संख्या, ये मैक्सिमम था, और यहां लेना है मिनिमम। दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, तो ये छोटा है, तो इस तरफ को ऐसे करके कवर कर लीजिए। इसे कहते हैं की वैल्यू, इसे कहते हैं की कॉलम, है ना, इसे कहते हैं की रो। इस तरीके से दिया जाता है। थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूं, थोड़ा ऊपर ऊपर चला गया है, तो ये 0 1 0 था, सामने सामने आ रहा है, और इसे भी थोड़ा नीचे ले आता हूं 2, इसे भी ले आता हूं। ठीक है, अब देखो सामने आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। ठीक है, ये 2 आ गया है। अब क्या करना है सर, अब इसी को दोबारा बनाना है। कब तक बनाना है सर, जब तक कि यहां पर सारा का सारा 0 आ जाए और माइनस ना आ जाए, मतलब माइनस और 0 ही दिखने चाहिए। यहां पर दिखना चाहिए माइनस में संख्या, और यहां पर दिखनी चाहिए 0 में, बस और कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा, तो अगला भी बनेगा स्टेप। अगला स्टेप क्या है, सेम चीज को कैसे कवर करेंगे, ये है 2, इस 2 को कैसे रिप्लेस करेंगे, ध्यान समझना। ये 2 इस तरफ देखोगे तो क्या दिख रहा है, y5, इस 2 में इस तरफ देखोगे तो क्या दिख रहा है इधर, 0 और S2, 0 S2 y5, y5 को 0 S2 में बना देंगे। यानी कि आपको पहला छोड़ना है, दूसरा लिखना है, पहली लाइन छोड़नी है, दूसरी लाइन में लिखनी है। क्या लिखना है, ये y और 5 को यहां कंप्लीटली लिखा जाएगा, पहले 0 की जगह 5 लिखा जाएगा और S2 की जगह y। देखो कैसे चेंज कर रहे हैं। ये 2 कहां से आया, पहले यहां से मैक्सिमम वैल्यू ली,
इससे डिवाइड किया यहाँ मिनिमम वैल्यू ली, जिसने कवर किया उसको। अगर मान लो इसकी जगह पर मान लीजिए ये हो जाता मिनिमम, ये छोटा, तो फिर इस y और 5 को मैं यहां लिखता, y और 5 यहां, y यहां। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये हो जाता तो इधर लिखता। ओके, फिलहाल लिखने के बाद क्या करेंगे सर, आगे ये तो दो लिख दिया, ये दोनों तो लिख दिए, आगे ऊपर नीचे क्या हम बाद में सोचेंगे भाई, वो बहुत कठिन काम है। फिलहाल 35 को 2 से डिवाइड करना है, 35 डिवाइड बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाय 2, 2 को 2 से डिवाइड करना है, 1 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करना है, 0 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करना है, 1 बाय 2, 0 को डिवाइड करेंगे 0। कितना इंपॉर्टेंट काम हो गया। बाकी को कॉपी कर लेना है, 0 लिख लेना है, S1 लिख लेना है, 0 लिख लेना है, S3 लिख लेना है। अब भैया क्या इसे भी कॉपी कर लेना है? नहीं, यही तो नहीं करना कॉपी, यही तो बदलना है, और यही तो मेन पॉइंट है जहां पर आके सिंपलेक्स मेथड में बच्चे फंसते हैं। तो ये मेन पॉइंट कैसे होगा एक बार बता दूंगा, अगला अपने आप बना लेंगे, ठीक है ना। एक बार समझिए इसको कैसे लिखा जाएगा, कहां से आएगी वो वैल्यूज, इन्हीं से निकल के आएगी। मैं इसको रब कर देता हूं, आप अगर इसे क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कर लो, तो इसे मैं रब करके फिर यहां पर सॉल्व कर लो। अब इसे मैं बोलूंगा वर्किंग नोट। क्या बोलूंगा मैं? वर्किंग नोट, मतलब कि रफ काम है। वर्किंग नोट यूज कर सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, मत लिखो। फर्स्ट में बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा। कितने वर्किंग नोट बनेंगे? 1 2 3 4 ऐसे वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट पहली लाइन के लिए बन रहा है, इस लाइन के लिए वर्किंग नोट बन रहा है। कैसे करना है? बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले पुरानी वाली जो रो है ये लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 20, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, फिर इसके नीचे 1, फिर इसके नीचे 0, फिर इसके नीचे 0, सब कुछ लिख दिया। फिर क्या करने वाले हैं सर? फिर माइनस 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 माइनस, याद कर लेना, ये जो पुरानी रो है उसको लिखा, सबको करा माइनस। फिर क्या करना है? जो मैंने हाईलाइट किया था, ये कॉलम दिख रहा है, हाईलाइट कॉलम, इसमें इसी वाले की बात कर रहा हूं, इसमें कौन है? ये 1 लिखा हुआ है। इसकी बात करूंगा तो 2 आएगा, इसकी बात करूंगा तो माइनस 3 आएगा। फिलहाल 1 आ रहा है तो 1 से डिवाइड करना और 1 से माइनस करना, 1 1 1 1 1 1। ये भी समझ में आ गया? समझ में? किस कॉलम की बात कर रहा हूं, जिसमें चेंज कर रहा हूं। अभी मैं इसमें चेंज करूंगा, ये बीच वाला तो लिखा जा चुका है, नीचे वाले में ये लिखूंगा, है ना, 1 नहीं लिखूंगा हर बार, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, और क्या करने वाले हैं? जो चेंज होके आया है ये यहां से लेकर यहां तक सब लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 35/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1 0 1/2 और 0 इक्वल टू आंसर निकालेंगे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक रिपीटेड पैटर्न है। देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, रिपीटेड पैटर्न है, समझ लीजिए। लेकिन कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। एक में 0 की गुणा करेंगे, पहले घटाएंगे नहीं, 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, देखो 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 दूनी 40 में से 35 क्या 5/2। फाइनल आंसर आया 5/2, दूसरा 1/2, तीसरा 0, फिर 1, फिर -1/2, फिर 0। अब बात करते हैं दूसरे वर्किंग नोट की। दूसरा वर्किंग नोट कैसे करेंगे? दूसरा वर्किंग नोट पहले इससे लिख लेंगे, पुराने वाले के। देखो अब तो आप सीख गए, 12 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर -3, फिर 0, फिर 0, फिर 1, माइनस 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 माइनस। फिर क्या लिखने वाले हैं इसके साथ में, जो इस कॉलम को कवर करते हुए बना था, माइनस का 3, तो माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 3। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई सब में। किसकी मल्टीप्लाई होगी? ये जो नया वाला कॉलम बना था, ये वाला जिसमें चेंज हुआ था, ये क्रिटिकल की जो है आपके सामने क्या दे रखा है? 35/2, 1/2, 1 0 1/2 और 0। सॉल्व करेंगे इसे तो देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12 दूनी 24 होते हैं, लिख लेता हूं मैं, प्लस 35 किया, 35 दूनी 70, 105 होने चाहिए, 105 सॉल्व करेंगे तो आएगा 129/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 5। देखो भाई मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करी है,
जो पहाड़े पढ़े हैं मैंने, टेबल नहीं करी है, आप उसे ऐसे कर सकते हैं 2 1 2 + 3 = 5। ठीक है, आप अपने यूज टू, मैं यूज टू पहाड़ों में हूं, मेरे को बचपन से वही सिखाया गया, तो मैं अपने तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं, आप अपने तरीके से करिए। कैलकुलेटर अलाउड है, आप उससे भी कर सकते हैं, बट ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ज्यादा ना इफेक्टिव नहीं होती है, वर्बल ज्यादा अच्छी है। जिसको नहीं आता है कैलकुलेटर से करें। 3 प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस 0 हो जाएगा। यहां पर सॉल्व करेंगे तो 0 ही आना है, वो तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो 3/2 आना है, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो 1 आना है। तो फाइनली मेरा आंसर जो बना है यहाँ का 129 डिवाइड बाय 2 5/2 0 0 3/2 1। फिर वही काम रिपीट करने वाले हैं हम। क्या काम रिपीट करने वाले हैं सर? अब की बार कठिनाई बढ़ जाएगी। इन तीनों की गुणा इन तीनों में करनी है, यानी कि 0 की 0 में करने क्या जरूरत है करने की, ये तो 0 ही आने, मैं देख भी नहीं रहा है। हालांकि अगर यहाँ संख्या होती तो मेरे लिए टफ हो जाता, मैं अलग से करता फिर उसे। तीनों की गुणा तीनों में करनी है, यानी इसकी गुणा इसमें 0, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, और जो भी आंसर आएगा उसे जोड़ना है। तो अगर मैं देखूं तो इसका ही आंसर आना है 35 × 5 × 25 का 5 हासिल के 2 5 × 15 16 17 डिवाइड बाय 2, है ना? सही कहा है ना? 5 × 25 का 5 हासिल के 2 5 × 15 और 2 17। ठीक है, ये तो दोनों जीरो होने। फिर उसका इसे सॉल्व करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, और जोड़ देंगे, आंसर आएगा 5/2। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में, आंसर आएगा 5, फिर 0, फिर आएगा 5/2, फिर 0। ये आ गया आपके पास ZJ। फिर CJ - ZJ, अगर मैं इसे घटाऊंगा तो क्या बनेगा? आप उम्मीद करना कि सारे के सारे आंसर जो अब आएंगे वो या तो नेगेटिव हो या 0 हो। अगर ऐसा होता है तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यही स्टेप एक और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो जगह भी कम है, तो हम इसे रब करके करेंगे सॉल्व। ठीक है ना? ध्यान रखना। ओके, चल देखते हैं क्या करेंगे। तो फिलहाल घटाते हैं, 4 में से इसे घटाएंगे, 4 में से घटाएंगे 5/2 को, तो 4 दूनी 8 में से 5 किया तो 3/2, यही आंसर आ गया। मतलब गलत नहीं, आगे बढ़ेगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ रहा है, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ रहा है, 0 में से 5/2 घटाएंगे -5/2 आ रहा है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ रहा है। सब चीज ठीक थी, बट यहां पर इशू था, तो इसी वजह से इस तरफ जो है, जैसे यहां बना था, इस तरफ आप इसे कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद इसकी रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे? इससे डिवाइड करेंगे इसको, 5/2 बटे में 1/2। देखो लिखते कैसे हैं, 5/2 डिवाइड बाय 1/2। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे करता हूं कि बटे के बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले की मल्टीप्लाई। बाहर वाले की मल्टीप्लाई कैसे होती है? 5 × 2, अंदर वाले की 2 × 1, आंसर आ गया 5। तो वैसे भी दिखा था, 2 से 2 कट गया 5 आ गया। आगे 2 से 2 कट गया 35 आ गया। आगे 2 से 2 कट गया 129/5 आ गया, जो कि होता है 5 दूनी 10 और 2 5 पंजे 25 और 5 40। छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या ये है, तो ये बना आपका क्रिटिकल की। क्या आपको समझ में आ रहा है? नीचे करने की कोशिश करता हूं, है ना? जगह तो है हमारे पास, तो जगह है तो बिल्कुल करेंगे हम इसे, और जहां तक तुम्हें दिख रहा है वहां तक कर लेंगे, जहां नहीं दिखेगा वहां से आगे देखेंगे। फिलहाल छोटे छोटे में एडजस्ट कर लेंगे, है ना? और वो एडजस्ट कैसे करेंगे, तो फिलहाल करना क्या, ये है क्रिटिकल, ये की है तो इसके ऊपर जाइए 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 जाइए, x और 4 लिखा है, नीचे आइए, ये देखिए इसके बारे में बात करें, x4। यहां से इधर आइए, यहां 4 आ जाएगा, यहां x आ जाएगा, यानी कि पहले वाले रो में चेंज करेंगे, यहां आएगा 4, यहां आएगा x। कैसे चेंज हुआ? ये दोनों वैल्यू इधर आ, देख रहे हैं कैसे आई है ना? पिछली बार देखो कैसे गई थी, ये इधर वाली इधर चली गई। ठीक है, आगे फिर क्या है, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। उसके बाद यहां पर 1/2 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, 1/2 से डिवाइड 0। पहला वाला तो हो गया। दूसरे वाले को ऐसे लिखना है 5 और y, तीसरे वाले को ऐसे लिखना है 0 और s3। क्लियर हो गई बात? अब मुझे दूसरी और तीसरी लाइन बनाने के लिए यहाँ वर्किंग नोट जो दे रखा है इसको रब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी और वर्किंग नोट बनेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, जल्दी से इसे क्लिक कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। तो 3 की बात करेंगे तो 3 में क्या आना चाहिए? वही पुराना राग आलापना है आपको। सारी संख्या लिख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक। क्या है? 35/2
उसके बाद 1/2, उसके बाद 1, देन 0, देन 1/2, देन 0, है ना। ये पूरी संख्या यहां से आकर लिखिए। देखो मैं बहुत तसल्ली से बता रहा हूं, बस आपको पेशेंस रखना है, बोर नहीं होना, एक ही क्वेश्चन में तो सीखनी है चीजें, है ना। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके साथ में क्या लिखते हैं, देखो जिस पे भी चेंज कर रहे थे, कहा ये वाला कर रहे थे ना, ये वाली रो थी ना, इसके सामने देखो, इसमें ये है ना सामने, कवर तो यही हो रहा है ना, तो ये कवर हो रहा है, तो इसको ही लिखेंगे 1/2, 1 माइनस का 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो संख्या चेंज हो गई क्या आई है 5, देन 1, देन 0, 2 और -1 और 0, -1 और 0। अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 35 में से 5 गया तो कितना बचा, 30 बटे में 2 होता है 15। ये तो 0 ही होना है, ये तो 1 ही होना है, ये -1 होना है, ये होना है 1 और ये हो जाएगा 0, है ना। चौथा भी ले लेते हैं साथ में। चौथे में क्या है भाई, सबसे पहले चौथे वाले केस में 129/2, 129/2, उसके बाद 5/2, 0 0, यहां पर 129/2, 5/2, 0 0, 0 0, 3/2 1, 3/2 और, है ना, सारा लिखिए। उसके बाद क्या करना होता है, माइनस 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 माइनस, और क्या लिखना है बेटा, ये जो रो में कॉलम में कंप्लीट कवर हो रहा है 5/2 दिख रहा है आपको, 5/2 जिसकी बात कर रहा हूं उसी में 5/2, तो यहां लिखेंगे 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखने वाले, नया जो हमारे पास रो आया है 5 1 0 2 -1 और 0। फाइनल आंसर बन गया हमारा क्या, ये बन गया आंसर। अगर मैं 129 से 25 लेस करूंगा तो क्या आएगा, 104 आएगा, हाफ करेंगे तो 52 आएगा। बहुत बढ़िया। इसमें से घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाएंगे तो -5, इसमें से इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे तो है ही नहीं, जोड़ेंगे इस बार, तो जोड़ेंगे तो कितना देगा, 5 3 8 बटे 2 4 होता है। इसे सॉल्व करेंगे बाद, ठीक है। इसे लिख लेते हैं, सबसे पहले वाले को लिखते हैं 15 0 1 -1 1, 15 0 1 -1 1 और 0, और उसके बाद अगले को लिखते हैं, अगला यहां से है, अगला 52 0 52 0 0 -5 4 1, अंडरलाइन कर देते हैं, और उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पर ZJ, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे और जोड़ेंगे। देखो 4 पंजे 20 होता है, 15 5 75 होता है, और 0 तो 0 ही होता है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95, है ना। इसे हटा देता हूं, ऐसे तो कैलकुलेशन कर रहा था मैं। ऐसे इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4, इसे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 5, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 5 छक्का 5, तो 3 आएगा प्लस का, फिर इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 और 5 1 आएगा प्लस का, फिर इसे गुणा कराएंगे तो आएगा 0, फिर निकालेंगे CJ - ZJ, यानी कि इस 4 में से इस 4 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 0, 5 में से 5 घटाएंगे आंसर आएगा 0, 0 में से 3 घटाएंगे आंसर आएगा -3, और 0 में से 1 घटाएंगे आंसर आएगा -1, और 0 में से 0 घटाएंगे आंसर आएगा 0। तो आप एक बार इसे देखें कि लास्ट में जो आपके सामने रिजल्ट जो आया है, ये CJ और ZJ का, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, ये क्या कंप्लीटली नेगेटिव और 0 ही आया है ना, ठीक है। अगर ऐसा आया है तो ये कह रहा है मैक्सिमाइज करना था, जो क्वेश्चन लिखा था, तो ये मैक्सिमम है, तो लिखेंगे Z इज मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज किस पर है 95, ये मेरा आंसर होगा, मैक्सिमाइज किस पर 95। अच्छा, और क्या देखेंगे इसमें, और देखेंगे यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, और S3 जो दे रखा है स्टूडेंट, S3 जो 52 यूनिट्स है अनयूज्ड है, यानी कि x y और z भी था इसमें, नहीं था, तो x की वैल्यू आपके सामने है कितनी, x की वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू लिखी जाएगी, सॉल्यूशन है, x की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू आई 15,
और अभी भी S3 जो है वो अनयूज्ड कैपेसिटी दिखाता है, एक कांस्टेंट में अनयूज्ड कैपेसिटी है। ये फाइनल आंसर आ गया 5 और 15, ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखो समझो क्या गड़बड़ हुई है उसको चेक करेंगे, लेकिन एक बार इसको क्लिक कर लो। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तभी आपने मेंबरशिप ली है। अभी इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को आप कैसे समझेंगे, मैंने बताया था पहले भी, फिर से बता दूंगा। मेरे को टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम भी है, मैं ऑफलाइन भी ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, ये सेपरेट टाइम निकालना होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कोर्स तो बताएं, अगर आपको कोई ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं तो भी मुझे बताएं। डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाएं, वहां जाके वीडियोस को जरूर देखें, मैंने एक्सरसाइज वाइज डाल रखी होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने एग्जाम जो एग्जाम पेपर है उसका अच्छे से पीडीएफ क्लिक करिएगा। ये नहीं कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पीडीएफ क्लिक करिएगा, पीडीएफ बनाइएगा उस पेपर का और मुझे मेल जरूर करिएगा। क्योंकि अगर आप अपने पेपर को मेल करेंगे तो इसी लिस्ट में मैं आपका पेपर भी मेंशन करूंगा विद सॉल्यूशन, तो आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या गलती करी है, या आगे आने वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा हाँ मैं पिछले पेपर्स कैसे करें। अगर आपके पास पिछले साल का कोई पेपर है तो भी मेल कर दीजिए, लेकिन लास्ट ईयर का ही होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मैं उसे भी सॉल्व करके कंप्लीट जब ये कोर्स हो जाएगा तो जरूर मेंशन करूंगा, इससे आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके 2 वीडियोस मेनली आपको दिखेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो भी रहते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में कराऊंगा। मतलब मैं वीडियो एक ही बनाऊंगा, उसी के यानी कि इसी मैट्रिक्स मेथड के जो पार्ट्स हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन पे 1 बाय 1 लिंक होगा, उसमें लिखा होगा कि किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। क्लिक करें, पहले खुद से करें, फिर उसके बाद उसको आगे मैं जैसा समझाऊंगा उसे फॉलो करें।